बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग बच्चे छुट्टी के बारे में पूछ रहे हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि जो फ्राइडे ऑफ हो रहा था, जाहिर है फ्राइडे तो ऑफ नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से देखें कि हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया हुआ था कि स्कूल कॉलेजेस बंद करें टिल जनवरी, तो वो सैटरडे का ऑर्डर था। फ्राइडे को तो गवर्नमेंट ने पैनिक सिचुएशन की वजह से पिछली दफ़ा ऑफ किया था। तो कल के मौसम की थोड़ी सी जो रात को तब्दीली हुई है उससे ऐसे लगता है कि शायद अब फ्राइडे तो इंशाल्लाह ऑफ नहीं हो रहा होगा, कल की हमारी क्लास हो रही होगी अगर मैं चाहता हूँ। और बाकी अगर कोई गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ गया तो ऑब्वियसली फिर उसके मुताबिक चलना पड़ेगा, क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग जो गवर्नमेंट का बिहेवियर है वो ऐसे नहीं है कि जो आप कॉलेज खोल लें और ऐसे कर लें, तो ये वाला बिहेवियर नज़र नहीं आता। इसलिए अगर गवर्नमेंट की कोई रेगुलेशन आ जाएगी तो फिर हमें उसे तो फॉलो करना पड़ेगा ऑब्वियसली। लेकिन एक है कि बज़ाहिर लगता क्या है, तो लगता ही है कि इंशाल्लाह ताला कल क्लास हमारी हो रही होगी। और बड़ी अच्छी बात है, कल अगर हमारी क्लास हो जाएगी तो उसका एक फ़ायदा हो जाएगा, हमारा ये टॉपिक ज़रा कहीं पार्क हो जाएगा, यानी हमारा चीज़ें लिंक हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, हम डिप्रिसिएशंस के बारे में पूछ रहे थे और डिप्रिसिएशन के बारे में हमने कल तकरीबन सारी बातें मुकम्मल कर ली। जो बात हमें अभी तक समझ आई है वो क्या है कि डिप्रिसिएशन कैसे चलेगी। पहली बात है, जो टेंजेबल एसेट्स हैं उनके ऊपर डिप्रिसिएशन कैसे चल रही है, अभी हम इसका जिक्र कर रहे हैं। तो पता चला यार WDV के ऊपर डिप्रिसिएशन मिलेगी। अब क्योंकि हमने सेक्शन 23 भी पढ़ लिया तो हम कह सकते हैं कि पहले इनिशियल अलाउंस मिलेगा, लेकिन किन पर? एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट के ऊपर, ठीक है ना। किस पर मिलेगा? एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट के ऊपर मिलेगा। जो एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट हैं उन पर इनिशियल अलाउंस मिल जाएगा 25%। फिर नॉर्मल डेप्रिसिएशन का जिक्र शुरू होगा, सेक्शन 22 आएगा। इसका मतलब है तरतीब ऐसे है कि पहले सेक्शन 23 की डेप्रिसिएशन मिलेगी अगर क्वालिफाई करते हैं, और फिर सेक्शन 22 की डेप्रिसिएशन मिलेगी, ठीक है ना। सेक्शन 22 की डेप्रिसिएशन का नाम क्या रख दिया हमने? नॉर्मल डेप्रिसिएशन। अच्छा जी, सेक्शन 23 कहाँ अप्लाई होगा उसके लिए हमने कल एक डेफिनेशन पढ़ी थी, एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट। तो पता चला था सब एसेट्स पर मिलेगी सिवाय इन 4-5 के। तो पता चला उन सिवाय में सारा कुछ निकल गया, ठीक है ना। सबसे पहले क्या निकल गया था? व्हीकल्स, ठीक है ना। व्हीकल, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल निकल गए सिवाय अप्लाइंग फॉर हायर वाले, ठीक है ना, वो निकल गए। नंबर 2 फर्नीचर फिक्सचर, ये चीज़ें निकल गई। नंबर 3 प्लांट एंड मशीनरी प्रीवियसली यूज्ड इन पाकिस्तान, ये निकल गए। या ऐसा एसेट जिसके ऊपर 100% डेप्रिसिएशन मिल चुकी है वो निकल गया। फिर इमूवेबल भी निकल गए। इसका मतलब है पीछे सिर्फ बचा क्या? IT की चीज़ें और प्लांट एंड मशीनरी, जो कि हम नए खरीद रहे होंगे या पुराने इंपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है ना। या ऐसा कहिए इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी, इंपोर्टेड में न्यू भी और ओल्ड भी, और बाकी IT इक्विपमेंट वगैरह। इसके ऊपर हमें सेक्शन 23 की डेप्रिसिएशन मिलेगी। कल को हमारा वर्किंग नोट ऐसे ही चलेगा जैसे अभी हम कह रहे हैं कि पहले इनिशियल अलाउंस और फिर ये, कल इंशाल्लाह हम आज शायद वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अच्छा जनाब, इनिशियल अलाउंस हो गया। इसके बाद आ गया जनाब इनटेंजेबल एसेट्स, क्योंकि अभी हम टेंजेबल की बातें कर रहे थे। इसका मतलब है सेक्शन 23 और 22 ने टेंजेबल को ट्रीट कर लिया, टेंजेबल के सारे एस्पेक्ट हमारे सामने आ गए। अब आ गया जनाब सेक्शन 24। सेक्शन 24 किसको हैंडल कर रहा है? इनटेंजेबल एसेट। पहले तो इनटेंजेबल की एक डेफिनेशन आएगी ना। अब जाहिर है लॉ है, लॉ ने तो ये नहीं कहना कि जो आपको इंटेंजेबल नज़र आ रहे, नहीं, बल्कि लॉ ने अपना सारी चीज़ों को शामिल करके एक लंबी सारी डेफिनेशन हमारे पास आ जाएगी। इंटेंजेबल मीन्स वाली डेफिनेशन आ गई है। एनी पेटेंट, इन्वेंशन, डिज़ाइन, मॉडल, सीक्रेट फार्मूला, प्रोसेस, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, साइंटिफिक, टेक्निकल, फला 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 फला, ये सारी चीज़ें आ गई। और एंड में उसने इसका वो एसेट वाली बातें डाली कि जिनका फ़ायदा मोर देन 1 ईयर होगा, ठीक है ना। जाहिर है फिर ही एसेट की डेफिनेशन बनेगी। अब इसने खुद ही, अब इसमें कोई चीज़ है, अब आप कहें सर ये पिक्चर क्या होता है, मूवी क्या होती है, कोटा क्या होता है, फ्रेंचाइज क्या होता है, ये छोड़ें इसको, ये सारा कुछ बीच में आ गया, ठीक है ना। इनमें से कोई भी लफ्ज़ एग्जामिनर ने इस्तेमाल कर दिया, कॉपीराइट, पेटेंट, साइंटिफिक नॉलेज, प्रोसेस, डिज़ाइन, सीक्रेट फार्मूला, लाइसेंस, फ्रेंचाइज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो हमें पता चल गया ये इनटेंजेबल आ गया और इसके ऊपर हम
डेप्रिसिएशन की बजाय अमोर्टाइजेशन चार्ज करेंगे। फिर लॉ ने एक बात कही, बट शैल नॉट इंक्लूड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो वक्त के साथ क्रिएट हुई है। आपको पता है, आप अकाउंटिंग में ये बात पढ़ते हैं कि क्या गुडविल को किताबों में लाना है, क्या नहीं लाना। फर्ज कर लें अगर ले आए हैं, ठीक है ना, तो वहां भी अकाउंटिंग में भी आता है कि परचेज गुडविल किताबों में आएगी। लेकिन हम कह रहे हैं कि लेट्स अज्यूम कभी अकाउंटिंग के उधर लॉ चेंज हो जाए और वो कहें सेल्फ जनरेटेड गुडविल को भी हमने जनाब इनकॉर्पोरेट कर लिया है, वो कहता है फिर भी इसके ऊपर अमोर्टाइजेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये आपने कहीं खर्चा थोड़ा किया, ये तो सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस हो रहा है। और एनी एडजस्टमेंट ड्यू टू एनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। उन्होंने कहा यार ये अकाउंटेंट लोग जो करते रहे, हमने इन चीज़ों के ऊपर आपको अमोर्टाइजेशन प्रोवाइड करनी है अगर आपने पैसे खर्चे हैं तो। क्लियर हो गई बात? अमोर्टाइजेशन मिलेगी कैसे? A person shall be allowed an amortization deduction in a tax year for the cost of the person's intangible that are wholly or partly used by the person in the tax year in driving income from business chargeable to tax and has a normal useful life। वही वाली बात आ गई। The term cost as used in the aforesaid section। अब cost का मतलब क्या हुआ? कहते हैं cost का हमारा एक मीनिंग है, सेक्शन 76 में जाके पढ़ेंगे, और ये बिल्कुल वही मीनिंग है जो हम अकाउंटेंट का मीनिंग है। हम अकाउंटेंट का मीनिंग कॉस्ट का क्या है? कभी इन्वेंट्री IS2 में आपने बात पढ़ी है, टू ब्रिंग दैट एसेट इनटू प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन। जितनी कॉस्ट आ रही है सारी की सारी क्या करनी है आपने? कैपिटलाइज करनी है। वही कॉन्सेप्ट है, कोई चेंज नहीं है टैक्स का और उसका। अच्छा जी, नो अमोर्टाइजेशन डिडक्शन शैल बी अलाउड इफ अ डिडक्शन हैज बीन अलाउड अंडर एनी अदर सेक्शन। वही नॉर्मल बात है कि जाहिर अगर पूरी डिडक्शन कहीं मिल गई है तो फिर अमोर्टाइजेशन कहीं की मिल रही है? अमोर्टाइजेशन तो जब ही दे रहे हैं ना कि आपने एक्सपेंस इकट्ठा किया हुआ है और अब आप ग्रेजुअली इसको क्या कर रहे हैं? अमोर्टाइज कर रहे हैं। और फिर वही बात कि भाई टोटल डिडक्शन कभी भी कॉस्ट से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये तो सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल नॉर्मल वाली बातें आ रही है। अगला कॉन्सेप्ट आ गया हाउ टू कैलकुलेट अमोर्टाइजेशन। वो कहता है अमोर्टाइजेशन डिडक्शन ऑफ ए पर्सन फॉर टैक्स ईयर शैल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फार्मूला। वो कहता है भाई आपने कैलकुलेशन ऐसे करनी है, A/B। What is A? What is B? मतलब है टैक्स ने स्ट्रेट लाइन ले लिया। पहले हम WDB मेथड लगा रहे थे, लेकिन यहां किस पर चले गए? स्ट्रेट लाइन पर चले गए। A/B का मतलब हो गया स्ट्रेट लाइन। अब एक रोला रह गया कि यार ये जो यूजफुल लाइफ है, लेकिन उसने कहा यूजफुल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल इन होल ईयर, यानी अगर आपको लगा कि 12.5 साल लाइफ है तो इसको 13 लेंगे फिर, ठीक है ना, होल ईयर में। और होल ईयर में वो मैथ का राउंडिंग ऑफ का उसूल नहीं लगेगा, बल्कि अगर एक दिन भी हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो दिन वो साल पूरा काउंट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी एक तो मैथ का उसूल है ना कि वो 0.5 से बड़ा, और वो वाला राउंडिंग का नहीं, बल्कि अगर थोड़े दिन भी इस्तेमाल होगा तो फिर वो पूरा साल काउंट हो जाएगा। एन इंटेंजिबल विच डज नॉट हैव एन असर्टेनेबल यूजफुल लाइफ। वो कहते हैं यार एक इंटेंजिबल है लेकिन हमें इसकी लाइफ का अंदाज़ा नहीं है, हमें ये नहीं पता कि यार इसकी लाइफ कितनी है इस यूजफुल एसेट की। तो कहता कोई बात नहीं है, इसकी लाइफ कितनी लेनी है आपने? 25। क्लियर हो गई बात? अच्छा जनाब, एन इंटेंजिबल विच डज नॉट हैव एन असर्टेनेबल यूजफुल लाइफ शैल बी ट्रीटेड एज इफ इट हैज अ नॉर्मल यूजफुल लाइफ ऑफ 25 ईयर। और अगर आपको पता है 5 साल है तो फिर 5 ही लेंगे, 4 है तो 4 ही लेंगे, लेकिन आपको पता है 40 है 40 ही लेंगे। अगर असर्टेनेबल नहीं है तो फिर लेंगे, ठीक हो गई ना बात? अच्छा जी, इसीलिए ये बात हम बार बार पढ़ना सीख रहे हैं। एन इंटेंजिबल विच डज नॉट हैव एन असर्टेनेबल यूजफुल लाइफ, फिर ये उसूल लगे। अच्छा जनाब, if an intangible is used in a tax year partly in driving income from business chargeable to tax and partly for another use, वही physical asset वाली बात आ गई। The deduction allowed for that year shall be restricted to the fair proportion part of the amount that would be allowed if tangible were wholly used to drive income from। क्या मतलब? वो कह रहा वही उसूल लगेगा, पहले टोटल डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, फिर बिजनेस का अलाउ कर देंगे, नॉन बिजनेस का डिसअलाउ कर देंगे, बिल्कुल वैसे ही चलेगा, ठीक है ना। वेयर एन इंटेंजिबल इज नॉट यूज फॉर द होल ऑफ द टैक्स ईयर इन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस चार्जेबल टू टैक्स
डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर दिस सेक्शन बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फार्मूला। वो कहते हैं अगर ये ना हुआ, अगर पूरा साल नहीं है, उधर आसान कर दिया तो उसने कहा फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन देयर ऑफ परचेज, नो डेप्रिसिएशन इन देयर ऑफ सेल। यहाँ पहली बात है स्विच करके किस पर आ गया है, स्ट्रेट लाइन पर आ गया। दूसरी बात है जो पॉलिसी थी, मेथड स्ट्रेट लाइन हो गया है, जो पॉलिसी थी वो टाइम अपोर्शन की लगा दी, नीचे फॉर्मूला लगा टाइम अपोर्शन। तो कहते हैं फिर जितना एसेट इस्तेमाल हुआ है जितने डेज पर, वो टाइम अपोर्शन डेज पे करनी है। हम अकाउंटेंट जब टाइम अपोर्शन पढ़ रहे थे तो हमने कहा खुद ही सोच लें मंथ पे करनी है, डेज पे करनी है, लेकिन लॉ ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि फिर आप नंबर ऑफ डेज पर उसको अपोर्शन करना है। ठीक है ना। ए क्या है, अमाउंट ऑफ अमोर्टाइजेशन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द अबव प्रोविजन, यानी पूरे साल की। बी क्या है, नंबर ऑफ डेज इन अ टैक्स ईयर द टेंजेबल इज यूज, और सी क्या है, उस साल के कितने डेज हैं। इसका मतलब है नंबर ऑफ डेज से अपोर्शन हो गई। पहले हमने अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट कर ली, फर्ज किया एक एसेट हमने लिया था 20 लाख रुपए का और इसकी लाइफ थी 10 साल, तो पहले तो हमें स्ट्रेट लाइन इस फार्मूला से डेप्रिसिएशन निकल आई, अमोर्टाइजेशन निकल आई हमारी कितनी जी, 2 लाख रुपया पर साल। अब जिस साल हमने एसेट खरीदा है उस साल ये एसेट अभी सिर्फ 90 डेज इस्तेमाल हुआ है, तो कहते हैं फिर इसको करो 90 डिवाइडेड बाय 365 डेज, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ डेज लिखा हुआ है। अगरचे अब आप उस डेंजर साल में नहीं है, 2024 इज नॉट अ लीप ईयर, लेकिन अगर लीप ईयर हो तो फिर 66 लेना पड़ेगा। बात समझ आ रही है ना, क्योंकि लॉ ने कहा है कि उस साल के जितने दिन हैं, तो फिर अगर कोई लीप ईयर और वो वाली बात आती तो आ जाती, लेकिन अब तो आप उस डेंजर उसमें नहीं, आपके एग्जाम में तो 2024 का टैक्स ईयर चल रहा होगा ना, तो वो लीप ईयर नहीं है, तो 365 वाले से ही गुजारा चल जाएगा। लीप ईयर है तो फिर नहीं गुजारा चलेगा, फिर 366 लेने पड़ेंगे। नहीं, उसके मेंशन करने की कोई इख्तियार नहीं दी। सी इज द नंबर ऑफ डेज इन द टैक्स ईयर। ये काकड़ साहब ने थोड़े ऐलान करने के इस साल इतने टैक्स ईयर होंगे, ठीक है ना। डेज इन अ टैक्स ईयर लॉ ने फिक्स कर दिया, जितने उसके साल होंगे। तो ये लीप ईयर है तो बिल्कुल फिर भाई लीप ईयर है तो जरा 366 से डिवाइड करेंगे, ठीक हो गई बात जी। नहीं फिर 360 लीप ईयर कैसे पता चलता है, 4 से तकसीम होने से, तो 4 से तकसीम हो रहा है ना। इस साल फरवरी 29 का था, अभी तो 23 चल रहा है ना। अच्छा टैक्स ईयर 24, अगले साल आएगा 29 का, और अगर टैक्स ईयर 2024 हुआ तो यस 366 लेने। लिख लें ये बात अपने पास कहीं पर, आना तो वही है ना, क्योंकि अगर टैक्स ईयर 2024 आया तो नंबर ऑफ डेज, ये 10 रुपए किसने आज देने, ये फिर लगा हुआ है इधर, फिर उसी के लगा, यानी रोजाना के 10 रुपए। ओके 50 थे, तो नुकसान 50 थे। अच्छा जी, हाँ जी बात समझ आ गई है। क्या क्या चेंज आई है। नंबर 1 पहली मेगा चेंज क्या आई है, स्ट्रेट लाइन आ गया है रादर देन WDV, स्ट्रेट लाइन आ गया है रादर देन WDV, पहली चेंज आ गई है। नंबर 2 दूसरी चेंज क्या आई है, फुल ईयर वाली नहीं आई है, बल्कि टाइम अपोर्शन लग गया है, और टाइम अपोर्शन नंबर ऑफ डेज लगा है, ठीक है ना। अच्छा डेज कौन से लेने हैं, B is the number of days in the tax year the intangible is used in driving income from business chargeable to tax। अच्छा गेन और लॉस, क्या इंटेंजेबल पर भी गेन और लॉस होगा। वो कहता है जी जनाब देख लेते हैं। वेयर इन एनी टैक्स ईयर अ पर्सन डिस्पोजेस ऑफ एन इंटेंजेबल नो अमोर्टाइजेशन डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर दैट ईयर। लो जी कहानी हो गई और चेंज, ठीक है ना, कहानी हो गई और चेंज। क्या चेंज हो गई, ये जरा बात देखें, ये चेंज तो नहीं होगी, ये बात इधर किताब में देखें, बात लिखी है क्या, मैं यही है ना। ओके क्योंकि मैंने कई दफ़ा उधर FBR में लिखी है बात, तो मैंने कहा इस दफ़ा ना चेंज कर दियो। अच्छा जी तो नहीं, अब अगली दफ़ा चेंज हो जाएगी जब इसाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर आ चुके हैं ना, फिर हम करा। अच्छा कोई बात नहीं, तो है हाँ ये तो पहले कहते हैं कि वो उसमें क्या कहते हैं उसे, नहीं वो कहते हैं कि तकदीर में तो पहले लिखा हूँ ना सब कुछ है। आप सब
हमेशा से ही ऐसे हो रहा है, 70 साल से ऐसे हो रहा है। अब आपने टेंशन आप लेनी शुरू की है। हाँ नहीं पता नहीं आप चला। हाँ नहीं मजे की बात यह है कि खान साहब ने आके बताया कि ऐसे होता है। उन्होंने कहा मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था जब मैं आया था, तो पहले ही डिसाइड हुआ था। बस सिर्फ ये वाली बात नहीं बताते हो हैं कि नहीं। खान साहब ये बताते हैं कि मैं भी डील करके आया था, पहले डिसाइड हो गया हुआ था। रात के 11:59 पे फैसले आते थे अदालतों के। आते थे कि नहीं आते थे? अब भी ऐसे आ रहे ना, वो एमन फील्ड जिसमें रह रहे हैं, सबको कहते बा इज्जत मेरी, चलो जी छुट्टी हो गई। अच्छा जी आगे चलते हैं। अब ये दुनिया की ना कोई नई निराली चीज इन्वेंट की है हमारे टैक्स वालों ने। आमतौर पे सारी दुनिया के अकाउंटेंट ये पढ़ रहे हैं कि भाई बैलेंस कर लेते हैं, चलो फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन देयर परचेज, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। या नॉर्मली फिर कहते थे कि नहीं यार ऐसे नहीं, टाइम अपोर्शन करते हैं। हमने बीच में से एक नई साइंस ईजाद किया है, इन द ईयर ऑफ परचेज टाइम अपोर्शन करेंगे और इधर नो वाली लगाएंगे। ये शायद दुनिया में कहीं ऐसी एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि बैलेंस करना था ना। अगर उधर टाइम अपोर्शन है तो यहाँ भी टाइम अपोर्शन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है वेयर इन एनी टैक्स ईयर अ पर्सन डिस्पोजेस ऑफ एन इंटेंजिबल नो अमोर्टाइजेशन शैल बी अलाउड फॉर दैट ईयर। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन हम इसका मतलब है डिस्पोजल ईयर में वैसे ही चल रहे हैं जैसे टेंजेबल में चल रहे थे, नो डेप्रिसिएशन नो अमोर्टाइजेशन। उससे आगे चलते हैं जी। इफ द कंसिडरेशन रिसीव बाय द पर्सन एक्सीड द रिटन डाउन वैल्यू द इंटेंजेबल एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल द एक्सेस शैल बी इनकम, और अगर वो हो गया तो लॉस। इसका मतलब है यहाँ भी इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन रह जाएगी ओवर द लाइफ। इन दोनों बातों का यही मतलब है। इसी के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये अलाउ की नहीं की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। असल में डिस्पोजल ईयर में डेप्रिसिएशन करने की रीज़न ये है कि यार अब छोड़ें, अब तो एडजस्टिंग एंट्री डलने लगी है ना। डिस्पोजल ईयर असल में क्या कर रहा है, एडजस्टिंग एंट्री डाल रहा है। जो असल में क्या एडजस्टमेंट करेगा, ओवर द लाइफ क्या रह जाएगा, इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन बच जाएगा। ठीक है ना। यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज कर भी लेते तो कुछ नहीं होना था। अच्छा दोनों में नहीं करेंगे। मैं कुछ और कह रहा हूँ, जो आपने अभी फॉलो नहीं किया सब बच्चों ने। मैं कह रहा हूँ ये देखें जरा, इधर तवज्जो करें। अगर हम आखिरी साल डेप्रिसिएशन ले लें, सुने बात पूरी, अगर डेप्रिसिएशन ले लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तो एडजस्टमेंट डलने लगी है ओवर। अब तो इस साल के बाद पिछले सारों सालों का क्या होने लगा है, बैलेंस होने लगा है। तो बैलेंसिंग फिगर डलनी है अब तो अगर आप ले भी लेंगे तो वो गेन और लॉस बैलेंसिंग बढ़कर अफेक्ट कुछ नहीं होना था। शायद इसीलिए लिखा हुआ है कि भाई ना डेप्रिसिएशन, क्योंकि कैलकुलेशन भी करेंगे और इस कैलकुलेशन से अब हासिल कुछ नहीं है। अब तो बैलेंसिंग फिगर आनी है इस साल में। तो बात समझ आई है कि नहीं अब? अच्छा जी, नहीं भी आई तो कोई टेंशन की बात नहीं। अच्छा आगे चलते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग एनी गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इंटेंजिबल, वो जो स्पेशल प्रोविजन थी, where the written down value of intangible at the time of disposal shall be the cost of intangible reduced by the total deduction allowed per person, or where the intangible is not wholly used to derive the income chargeable to tax। ये वही वाली बात आ रही है, partly for business partly for नॉन बिजनेस। ये वही कह रहा है कि उसकी अल्फाज इसने चेंज कर दिया अनफॉर्चुनेटली। अगर ये वाले लॉ थोड़े से कोई टीचर्स वाला माइंडसेट लग रहा हो तो कहेंगे यार एक ही तरह के लिख दें सारी जगह पे, ताकि क्यों फजूल में हम वो कर रहे हैं। हालांकि मकसद वही है, यहाँ भी वही मकसद है कि जो आपने पहले क्योंकि डिसअलाउ कर दिया था ना, वो कह रहा है नहीं यहाँ दोबारा अलाउ करते हैं उसकी WDV में, और इसका मतलब है अल्टीमेटली यहाँ दोबारा जाकर अलाउ कर दिया। बात वही है, ठीक है ना, अल्फाज चेंज कर दें। क्लियर होगी ये बात? अच्छा, अब ये कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी की हुई है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जाहिर है जो उधर किया होता, अभी इंटेंजिबल के लिए कर रहे हो, सिवाय एक बात के कि पहले साल में टाइम अपोर्शन भी कर रहे होंगे अगर डेज आ रहे होंगे तो। इसके अलावा बाकी कुछ नहीं है। डिस्पोजल ईयर में नहीं लेंगे और फिर नॉट अलाउड ऐड कर देंगे, वही सारा कुछ कर रहे होंगे। ठीक है ना।
अच्छा जनाब, इसके बाद आ गया सेक्शन 25। इसका मतलब है हमारे सेक्शन कवर हो गए, 22 कवर हो गया, 23 कवर हो गया, 24 आ गया। अगरचे हम ऐसे कहेंगे वर्किंग के एतबार से 23, 22, 24, क्योंकि 23 पहले अप्लाई करना है ना हमने, ठीक है ना, ओपनिंग WDV कैलकुलेट करने के। डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां लिखा हुआ है पहले साल कैसे मिलेगा, जब यूज इन द बिजनेस। नहीं आप उस नहीं एक मिनट, ये उस साल की बात कर रहा है, दिन की बात कर रहा है। यानी आज आपने इंटेंजिबल लिया लेकिन इस्तेमाल कल से शुरू किया, तो पहले नहीं होगा ना, जाहिर है। वो तो बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ डेज इंटेंजिबल इज यूज इन द बिजनेस। इसका एक और मतलब भी है, लेकिन इतनी बारीकी में जाना नहीं है, स्टूडेंट लेवल पे इतनी बारीकी में क्या। हाँ, इसका मतलब यह है कि जिस दिन आपका आया, पहला दिन तो देखना पड़ेगा पहली दफ़ा कब इस्तेमाल हुआ। वो कहता है कि एक इंटेंजिबल हमने लिया था 15 जुलाई 2023 को, हमने इस्तेमाल करना शुरू किया है 1 जनवरी 2024 से, ठीक है ना, यहाँ से डेज लेंगे। दोबारा पढ़ें, क्या क्या आपने लफ्ज़ पढ़ा। ये ऑनवर्ड की बात है। वो कहता है यार यहाँ से आपने चला है ना, तो कम्प्लेक्स ना कर लें बात को, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है एसेट इज यूज्ड इन द बिजनेस। वो कहता नहीं भाई, बीच में तो स्मोक हॉलीडेज आ गई। वो कहता नहीं, अब अवेलेबल हो गया ना, अब काउंट होंगे, बस यहाँ से अगले सारे दिन काउंट कर लेंगे, यानी संडे और ये छुट्टियाँ नहीं बाद में कैलकुलेट करने बैठ जाएंगे, क्या है वो नॉन वर्किंग डे। ये वो वाली क्लैरिफिकेशन है, ठीक है ना, आसानी के लिए ये क्लैरिफिकेशन लिखी हुई। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, जी और कोई सवाल है तो पूछ लें, आगे चलते हैं। प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर, 3 तरह के डेप्रिसिएशन मिलनी थी हमें। लफ्ज़ में डेप्रिसिएशन मुहावरतन बोल रहा हूँ, नाम तो वही लेंगे जो लॉ बोल रहा है, ठीक है ना। एक टेंजेबल पर, एक इंटेंजेबल पर, और एक प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर पर। पहली बात है, फिर वही डिफाइन करना पड़ेगा कि प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है। प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर द कमिटमेंट ऑफ ए business wholly and exclusively for business, including feasibility studies, construction of prototype and trial production activities. It shall not include any expenditure for land or asset which is depreciated or, वो कहते हैं कारोबार शुरू करने से पहले के जो खर्चे हो रहे हैं, मतलब आप एक अच्छा इंसान कारोबार कैसे शुरू करेगा, वो पहले एक फिजिबिलिटी बनाएगा कि यार क्या इस कारोबार की ज़रूरत है, मैं अगर ये काम करना चाहता हूँ तो क्या मार्केट में स्पेस मौजूद है। कभी MFA के उसमें पढ़ेंगे आप जाकर सब्जेक्ट में, कैसे फिजिबिलिटी बनती है, क्या करते हैं, कि उसका कुछ बेसिक नॉलेज पढ़ेंगे, या फिर CA फाइनल में जाके कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक फिजिबिलिटी बनाएंगे, फिर और कॉस्ट होंगी, और इस तरह के काम, इस तरह के काम, इस तरह के काम। अच्छा, फिर डिसाइड किया कि नहीं, हाँ यार ठीक है, बिजनेस की एक करना चाहिए, स्पेस मौजूद है। फिर आपने बिल्डिंग खरीद ली, फिर आपने प्लांट खरीदा, लेकिन अभी प्लांट खरीदा तो अब आपने कहा यार पहले ट्रायल रन प्रोडक्शन करते हैं। मतलब आपने सोचा यार हम ना एक फास्ट फूड चेन बना लेते हैं। पहले आपने फिजिबिलिटी बनाई कि क्या एग्जिस्टिंगली मार्केट में फास्ट फूड किसी अच्छी चेन की एक गुंजाइश मौजूद है। आपने सर्वे किया, आपने कहा जी हाँ मौजूद है जी, करना चाहिए जी। उसी फिजिबिलिटी ने बताया कि लोकेशन बेस्ट क्या है, कहाँ करना चाहिए, किस तरह, आपने सारा काम किया। अभी आपका डायरेक्ट बुढ़ा कोई ऐसा नहीं था। फिर आपने कहा अच्छा यार पिज़्ज़ा बनाना है हमने और बर्गर बनाने हैं। आपने कहा यार एक काम करते हैं ना, फिर हम पहले एग्जिस्टिंग जो ब्रांड्स हैं उनके पिज़्ज़ा टेस्ट करते हैं, उसको देखते हैं क्या मार्केट में बिक रहा है। अब ये सब फिजिबिलिटी का हिस्सा बन रहा है। अब पैसे तो खर्च हो रहे हैं ना, अब जा रहे हैं, कुछ 2, 4, 5, 10 लोगों से ओपिनियन लेंगे, खाली एक मेरी ओपिनियन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब ये काम हो रहा है। फिर आपने देखा कि यार अच्छा ये काम तो हो रहा है, अब हम इससे कुछ निराला करते हैं। अब हम अपनी एक रेसिपी डेवलप कर रहे हैं।
कोई ब्लेंडिंग करके, रोज़ थोड़ी चेंज करके, कोई 10-15 दोस्तों को बुलाते हैं, उन्हें पिज़्ज़ा खिलाते हैं, उन्हें कहते हैं यार कैसा लगा, या उन्हें 2 पिज़्ज़ा खिलाते हैं, उन्हें कहते हैं यार इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। अब आप एक अपनी रेसिपी फाइनल कर रहे हैं, प्रोटोटाइप बना रहे हैं, फिजिबिलिटी कर रहे हैं, ट्रायल रन प्रोडक्शन कर रहे हैं। फिर एक दिन डिसाइड हुआ कि ओके यार ये रेसिपी फाइनल हो गई है, ये कंपोजिशन है, ये सारा कुछ कर रहे हैं। अब यहाँ के बाद की दुनिया हो रहा है, इससे पिछले वाले सारे खर्चों का नाम क्या है? प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर। सिवाय अगर आपने कुछ एसेट्स खरीद लिए हैं, भले टेंजेबल और इंटेंजेबल, जो बाद में इस्तेमाल होंगे, जिनके ऊपर या डेप्रिसिएशन मिलेगी या अमोर्टाइजेशन मिलेगी। बात समझ आई है? अगर तो बिल्डिंग बना ली, हमने कहा यार ठीक है रेसिपी फाइनल कर रहे हैं भाई, रेस्टोरेंट हमने तो अपनी ओन्ड जगह पे बनाना है, लैंड भी खरीदो, उस पर बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन भी करवाओ, तो कोई बात नहीं है। फिर वो फ्रायर वगैरह सारा इक्विपमेंट भी खरीदना ही खरीदना था, वो खरीदी जा रहे हैं, वो नहीं प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर। ये तो बिजनेस में एसेट के तौर पे आएंगे और फिर इनके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन मिलेगी। लेकिन अभी आपने कुछ लोग रख लिए हैं, वहाँ अकाउंटेंट रख लिया है, कंस्ट्रक्शन देखने के लिए कोई एक बंदा रख लिया है, ये रेसिपी के लिए कोई 2-3 शेफ हायर कर लिए हैं, इनकी सैलरीज जा रही हैं। ये सारे खर्चे कहाँ जा रहे हैं? प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर में। क्योंकि इससे एसेट नहीं क्रिएट हो रहा, वो जो शेफ की सैलरी जा रही है, वो जो बिजली का बिल जा रहा है, वो जो ये सारे खर्चे हो रहे हैं वहाँ पर, अभी ये एसेट नहीं आ रहा। इन सारों को हमने एक किस्म का एसेट बना लिया, सारे खर्चे इकट्ठे कर लिए, पता चला यार ये 20 लाख रुपए इस हेड में खर्च हुए हैं। अब इनको कहाँ चार्ज करें? पहले पता चले प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर थे कौन से। प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर इन एन एक्सपेंडिचर इनकर बिफोर कमिटमेंट ऑफ द बिजनेस होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर, वो जो हम सारा काम कर रहे थे किसके लिए कर रहे थे? बिजनेस के लिए कर रहे थे। इंक्लूडिंग फिजिबिलिटी स्टडी। आपको पता है इंक्लूडिंग का फ्रेज जब इस्तेमाल करते हैं, जब क्लैरिफाई करना हो कि यार कोई शक है तो भाई ये दूर कर लो। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप एंड ट्रायल रन प्रोडक्शन एक्टिविटी, ये इंक्लूडिंग के फ्रेज ने इसे क्लैरिफाई किया। वरना पिछली बात बता रही थी कि कोई भी खर्चा जो आप बिजनेस शुरू होने से, प्रॉपर बिजनेस शुरू होने से पहले कर रहे हैं, वो क्या चला जाए? प्री कमिटमेंट। फिर उसने कहा कि इट शैल नॉट इंक्लूड एनी एक्सपेंडिचर फॉर लैंड और फॉर एसेट विच इज डेप्रिसिएटेड और अमोर्टाइज। इसका मतलब है टेंजेबल भी आ गया, इंटेंजेबल भी आ गया। मसलन आपने कोई फ्रेंचाइज परचेज की है, वो तो इंटेंजेबल हो गया है, तो वो निकल गया इसमें से। आपने कहीं से सीक्रेट फार्मूला किसी का, आपने रेसिपी अपनी ट्राई की, आपको लगा यार नहीं भाई वो बात नहीं बन रही, तो देयर आर मैनी शेफ अवेलेबल इन द मार्केट। वो कहते हैं जनाब हम आपको रेसिपी देते हैं, आप हमें इतने पैसे दें, हम आपको रेसिपी देते हैं, जो उस रेसिपी से जो चीज़ बनाते हैं वो हम आपको खिलाते हैं, आप देखें आपको अच्छी लग रही है, ओके हम आपको इसकी रेसिपी देंगे, 20 लाख रुपया लेंगे, आपको रेसिपी दे देते हैं। अगर आपने कोई सीक्रेट फार्मूला परचेज किया है, वो तो फिर मोटाइज हो गई। बात समझ आ गई? ये सारे खर्चे हमने क्या कर लिए हैं? इकट्ठे कर लिए। ठीक है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है जो मैं इस वक्त काम कर रहा हूं, यानी किसी की कोई इल्म की बेस पर, यानी जो ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कोई किताब लिखी गई है, दैट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। वो वाली किताब नहीं जिसका आजकल जिक्र ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना? उसके अलावा जो किताबें, अच्छी किताबें जो लिखी जा रही हैं, उनका जिक्र हो रहा है। ठीक होगी बात जी? अच्छा जी, आगे चलते हैं। A person shall be allowed a deduction for pre-commencement expenditure. It shall be amortized on a straight line basis at the rate of 20%. इसका मतलब है 5 सालों में इस एक्सपेंस को स्ट्रेट लाइन पर अमोर्टाइज कर देंगे। 20% का मतलब 5 साल हो गए ना, जब स्ट्रेट लाइन 20% का मतलब 5 साल हो गए ना, जब स्ट्रेट लाइन भी है तो 5 साल हो गए सीधे सीधे। अगर 20 लाख रुपया हमारा प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर पर खर्च हुआ था, तो 5 से तकसीम किया, हर साल 4-4 लाख रुपया एक्सपेंस आउट कर देंगे, दैट्स इट। द टोटल डिडक्शन अलाउड इन द करंट एंड ऑल प्रीवियस ईयर शैल नॉट एक्सीड द एक्सपेंस। कोई बुनियादी उसूल आ गया। नो अमोर्टाइजेशन डिडक्शन शैल बी अलाउड वेयर द फुल एक्सपेंडिचर इज अलाउड एज डिडक्शन। जाहिर है वो तो उसमें से निकल जाएगा अगर इंटायर कॉस्ट आ गई है तो। वो बाकी के सारे बुनियादी उसूल आगे कोई फर्क नहीं पड़ा उससे।
तो जनाब ये कहानी होगी हमारी ख़त्म। 3 बातें अगर हम इस सारे को समराइज कर लें तो हमें पता चला कि यार 3 तरह की एडजस्टमेंट्स आ रही हैं ऑन अकाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन, ठीक है ना। ऐसे एक्सपेंसेस जो पहले खर्च हुए हैं तो उसमें 3 हेड आ गए हैं। एक टेंजेबल का आ गया जिसमें 2 सेक्शन आए 22 और 23। एक इनटेंजेबल का आ गया जिसमें सेक्शन 24 आ गया, और एक प्री कमेंसमेंट का आ गया जिसमें सेक्शन 25 आ गया। इसके ऊपर हमने बात पढ़ी थी WDV, रादर ओपनिंग WDV। इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर भी स्ट्रेट लाइन। इसका रेट 20% गिवन है। ये वाहिद जगह है जिसका रेट हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। ओवरऑल अगर हम जरा अपने आप को क्लैरिफाई करें कि हुआ क्या है सारा कुछ, तो ये वाहिद जगह है जिसका रेट हम निकाल रहे हैं। इधर भी रेट फिक्स थे 10%, 15%, 30%, ठीक है ना। जनरली जो रेट थे वो ये थे, फिक्स थे। तो एक जगह सिर्फ हमारे पास आई है, दैट इज इनटेंजेबल, जिसके अंदर 2 छोटे छोटे से मसाइल हैं। सिर्फ पहले साल में अपोर्शन करना है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज, और आखिरी साल में कोई अमोर्टाइजेशन नहीं मिलनी। चलना हमने स्ट्रेट लाइन के हिसाब से है। लाइफ आपने असरटेन कर लेनी है, नहीं असरटेन हो रही तो 25 साल रख लेनी है। दैट्स कुछ बात समझ आई। अब अगली कहानी शुरू करने लगे। आप में से वो बच्चे जो जाहिर है सभी जिन्होंने FR1 पढ़ रहे हैं, जब आपने वहाँ फिक्स एसेट पढ़ा तो एक फिक्स एसेट शेड्यूल बनाना सीखा। छोड़ो, कैसे नहीं पढ़ा हैं। अगर 3-4 एसेट इकट्ठे आ गए हैं और उन पर डेप्रिसिएशन निकालनी है तो कहाँ निकालोगे? टेबल बनाओगे कि नहीं? तो टेबल को हम शेड्यूल कह रहे हैं। अच्छा, उधर क्या कहते हैं? टेबल। ओके चलो टेबल हो गया। चलो ठीक हो गया। तो उधर आप पढ़ कर आए। अब हम उस टेबल का जिक्र करने लगे हैं कि वो टेबल कैसे बनाना है और उसका एक अच्छा फॉर्मेट क्या है जिसके ऊपर हम कैसे चलेंगे, कैसे लेकर चलेंगे। जाहिर है अगर आप पब्लिश्ड अकाउंट्स देखना शुरू करें, आज जाकर देख लें, किसी भी कंपनी के उठाएं अकाउंट्स, वेबसाइट से उठा लें। नहीं, जब हमने अकाउंट ही उठाना है तो किसी अच्छी कंपनी को उठाएंगे ना, जैसे फौजी फर्टिलाइजर हैं। नहीं, हमने देखो ना, हम हर उस चीज़ को ही पसंद करते हैं जिसके साथ लफ्ज़ फौजी लगाओ। हम जब पैदा हुए थे तो हम तो फौजी सीरियल ही लेते थे ना, तो वहाँ से हमारे जीन्स के अंदर फौजी 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 लगा हुआ है, ठीक है ना। तो कोई फौजी फर्टिलाइजर, कोई इस तरह की कोई एंग्रो, कोई इस तरह का इदारा लें जो ज़रा अच्छे लोगों का इदारा हो, उसके उसके जो हैं अब उठाएं, ठीक है ना। अस्करी बैंक, इस तरह की बातें करें ना आप ऐसी गलत बातें कर रहे हैं तो नहीं, हमारे लिए डाला नहीं, हम तो उनके बंदे हैं, हमारे लिए भी डाला आ जाएगा तो फिर जी बनती हैं, हमने दिखानी नहीं है। हैं? नहीं, इस मुल्क में अल्लाह के बंदे कम है, उनके बंदे ज़्यादा हैं। ये बात याद रखो। अच्छा जी, आगे चलते। अब हम जिक्र करने लगे हैं कि यार हमने एसेट्स का जो शेड्यूल है वो बनाना कैसे है, वर्किंग कैसे करनी। अब मल्टीपल एसेट्स आ गए हैं सवाल एग्जाम में, अब चलना कैसे है, वर्किंग कैसे होगी, शेड्यूल कैसे बनेगा। तो पहली बात तो यह है कि यार जब हम कोई टेबल बनाते हैं ना, तो टेबल 2 तरीके से बन सकता है। एक हो सकता है आपने अकाउंटिंग में ऐसे बनाते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, यानी इधर आप एसेट का नाम लिखते हैं और आगे आप बनाते हैं कि ये वैल्यू थी, ओपनिंग ये था। नॉर्मली ऐसे बनता है। अच्छा, अगर आप पहले इस तरह नहीं बनाए तो और अच्छी बात है, तो हम कह रहे हैं यार इसका एक दूसरा तरीका बनाते हैं। हम एसेट्स के नाम ऊपर लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फलां। अब हमने टेबल बनाना है, ठीक है ना। अब हमने टेबल बनाना है, ठीक है ना। टैक्स में हमने टेबल बनाना है। कैसे बनाना है? हमने ऊपर लिखे
शेड्यूल बनाना है, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर और जो जो चीजें हैं। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, अब हमने काम कैसे करना है ये हम एक सिस्टमैटिक मेथड से कर रहे हैं। ये कोई लॉ नहीं कह रहा, ये अब एक टीचर गाइड कर रहा है कि यार बच्चों ऐसे चलोगे ना तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, आपने सबसे पहले गिवन क्वेश्चन में अगर तो ये सवाल पिछले साल से चलता हुआ आ रहा है, एक है कंपनी का पहला साल है, एक है कंपनी का पहला साल नहीं है, कंपनी ऑलरेडी काम चल रहा है तो अगर ऑलरेडी चल रहा है तो सबसे पहले हमें टैक्स की ओपनिंग WDV उस क्वेश्चन में गिवन होंगी। ठीक है ना, गिवन होंगी हमने वो यहां उठाकर पुट कर दी फिर हमने एडिशन देखनी है, सॉरी फिर हमने देखना है डिस्पोजल, WDV ऑफ द एसेट सोल्ड, ये हमने माइनस कर दी है। अब जो अमाउंट हमारे पास आई है ना, ये क्या आया भला? ये वो एसेट हैं जो पूरे साल इस्तेमाल हुए हैं और रिटेन हुए हैं। ठीक है ना, ओपनिंग एसेट यूज फॉर दी होल ईयर। एक्सक्लूड, जाहिर है एक्सक्लूड जो डिस्पोजल हो गए हैं वो तो यूज फॉर द होल ईयर नहीं हुए ना। ये एक वैल्यू आ गई हमारे पास बगैर किसी बहस में पड़े। ये वो एसेट है जिनके ऊपर पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है, क्योंकि ये ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक हमारे साथ रहे हैं। ये वो एसेट है जिन्होंने ड्यूरिंग द ईयर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। ठीक है ना, ये वो वाले एसेट है हमारे। इसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन का रेट लगा दिया, जिसका 10% है 10% लगा दिया, जिसका 15 है 15 लगा दिया, जिसका 30 है 30 लगा दिया। नॉर्मल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैलकुलेट हो गई। बात समझ आ रही? ये आपने घर जाके लिख कर ये फॉर्मेट याद करके आना। ठीक है ना, एक स्टेप मुकम्मल हो गया। अब हमने इसके स्टेप्स के नाम रखे, एक स्टेप हो गया मुकम्मल। क्या किया क्या किया? ओपनिंग WDV ली, लेस किया WDV ऑफ द एसेट सोल्ड, ओपनिंग एसेट यूज फॉर द होल ईयर, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, स्टेप 1 मुकम्मल हो गया। अब आपने उठाई एडिशंस। जिस जिस एसेट की एडिशन आ रही, कई की नहीं आ रही होगी, हो सकता है कोई लैंड एंड बिल्डिंग इस दफा ना खरीदी हो सकता है प्लांट एंड मशीनरी भी ना खरीदा हो। ठीक है ना, जो भी आप, अगर किसी की एडिशन आ रही है तो आपने एडिशन ले ली। एडिशन लेने के बाद फौरन हम अलर्ट हुए और हमने देखा क्या ये एलिजिबल एसेट है, क्योंकि यहां अट्रैक्ट करना है हमने सेक्शन 23, क्योंकि 23 का जो इनिशियल अलाउंस है वो सिर्फ एलिजिबल एसेट पर मिलना है। मसलन पता चला हमने एक बिल्डिंग ऐड की है तो अंदर से आवाज आई नहीं भाई इस पे तो नहीं मिलना। हमने फर्नीचर एंड फिक्सर किया है तो इस पे तो नहीं मिलना। हमने एक प्लांट एंड मशीनरी लिया है, इस पे मिलना है। अगर न्यू है, अगर एलिजिबल है, ऐसे आसान बात कर देते हैं, अगर वो एसेट एलिजिबल एसेट है तो फिर इसके ऊपर इनिशियल डेप्रिसिएशन लेना है एडिशन के ऊपर। नहीं, वो कुछ और बात हो रही थी, वो कुछ और बात है, वो एक कैलकुलेशन की बात हो रही थी, वर्किंग की बात नहीं हो रही थी। अभी मैं समझाता हूं हमने ऐसे क्यों किया। ठीक है ना, ये अभी लॉजिकली समझ आ जाएगी। इन 3 काम का, इन 2 लाइनों का नाम रख दिया स्टेप 2। इन 2 नाम का क्या रख दिया? स्टेप 2। ये स्टेप 1, स्टेप 2। यहां से क्या निकला है? इनिशियल माइनस किया इसमें से, एडिशन में से इनिशियल माइनस किया, ये निकला है WDV फॉर नॉर्मल डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन। बात समझ आई? अब इसके ऊपर फिर दोबारा नॉर्मल डेप्रिसिएशन ले लीजिए। 3 स्टेप पूरे हो गए, शेड्यूल बन गया। अब हम ये काम हम कर ऐसे क्यों कर रहे हैं? वाई हम ये इतना फोकस करके कह रहे हैं कि भाई इसको इसी सीक्वेंस में करना है। कॉमन मिस्टेक क्या हो सकती है हमारे से एग्जाम में? एक एसेट लिया है, उसके ऊपर गलती से नॉर्मल डेप्रिसिएशन पहले ले लिया है और इनिशियल बाद में ले लिया है। तो वो जो अभी हम बोल रहे थे कि पहले नॉर्म वो लेना है, वो एडिशन की बात हो रही थी, उसकी इनिशियल पहले लिया है और उसके ऊपर बाद में लिया है। ठीक है ना। अच्छा, एक एसेट हमने बेच दिया है गलती से, क्योंकि किसी भी एसेट पे ईयर ऑफ डिस्पोजल में डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होती, गलती से उस पर डेप्रिसिएशन ना चार्ज हो, हमने कहा सबसे पहले डेप्रिसिएशन के फड्डे में पड़ने से पहले इसे माइनस कर देते हैं।
अब वो जो एग्जाम प्रेशर के जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपसे होनी है, ओ यार एडिशन तो मैं निकालना है भूल ही गया था, बाय डिफॉल्ट अगर आप इस 3 स्टेप में चल रहे हैं तो कोई गलती होनी नहीं है। बात समझ आ रही है? सबसे पहले हमने उठा के डिलीशन माइनस कर दिया, एसेट सोल्ड को माइनस कर दिया ताकि इसके ऊपर गलती से भी डेप्रिसिएशन ना आ जाए। माइनस करके ये वो एसेट हैं जो पिछले साल से आए थे, अगले साल तक चले हैं, इसमें इनिशियल का कोई फड्डा नहीं था, इसलिए चुप करके इसके ऊपर नॉर्मल डेप्रिसिएशन ले लिया हमने। एक स्टेप हम इसका नाम रख रहे हैं। फिर हमने मैनेज किया कि यार 22 और 23 का वो जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, पहले कौन सा होना है, वो सिर्फ एडिशन पे है। हमने उठाए ये एडिशन को सेपरेटली, उस पर पहले 23 अप्लाई किया और फिर 22 किया। सारा कुछ फॉर्मेट, अच्छा ये लॉ नहीं कह रहा, ये कोई किताब नहीं कह रही, ये विजन कह रहा है कि यार ऐसे चलेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, बच्चे का जो चांस ऑफ एरर है वो मिनिमम हो जाएगा, लोएस्ट लेवल पे चला जाएगा। नहीं मिला है तो पिछले साल मिल गया, इस साल से तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि WDV जो इनिशियल अलाउंस है वो एक दफा मिलना है ना, तो अगर पिछले साल मिल गया तो खत्म हो गई कहानी। अब तो ओपनिंग WDV वो माइनस करके ही आ रही होगी, कल वाली जो हमने एग्जांपल की थी। बात समझ आ रही ना? अब तो हमें ओपनिंग WDV, वो जो हम इधर जब हम टेबल बना रहे थे हर साल यहाँ ओपनिंग WDV लाते थे ना, जिसके ऊपर रेट लगा रहे थे, उसके अंदर अकाउंट फॉर हुई है वो चीज अगर मिल गई थी तो। अब तो कुछ और हमें सोचने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम फिर वही है कि चीजों को बच्चों की तरह देखना है या थोड़े से मैच्योरिटी लेवल पर लाकर और चीज़ों की रियल अंडरस्टैंडिंग देखनी है कि व्हाट इज़ गोइंग इनसाइड, तो फिर ज़िंदगी आसान हो जाएगी, फिर आप इजीली बातों को मैनेज कर पाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो पहले विजन से समझ के, कॉन्सेप्ट से समझ के चीज़ें ड्राइव कर ले। अब बात करते हैं कि सवाल 2 तरह के हो सकते हैं। एक सवाल आया जी कंपनी का पहला साल है तो स्टेप 1 फारिग हो गया, फिर ट्रेडिशन से शुरू हुआ सारा काम। मेरी बात फॉलो करेंगे? अगर कहते जी कंपनी ने इस साल काम शुरू किया है तो इसका मतलब फौरन हमें समझ आया स्टेप 1 तो खारिज हो गया है, क्योंकि कोई ओपनिंग WDV नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो स्टेप 2 से फिर शुरू हुआ, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 सिर्फ आ गए। लेकिन एक सवाल आएगा कि नहीं नहीं भाई, हमने स्टेप यहां से कंपनी शुरू हुई तो फिर उस तरह से लेकर चल गए। टैक्स डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ गई जी, तीनों को जमा किया, 1 + 2 + 3। 1 किसे कह रहे थे? पहला स्टेप, अपने स्टेप 1 को हमने 1 नाम दे दिया था, 2 को 2 दे दिया था, 3 को 3 दे दिया। ये तीनों मिलकर अलाउड डेप्रिसिएशन निकली है। अब अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन डिसअलाउ कर रहे हैं और उसकी जगह ये वाली लाकर अलाउ कर रहे हैं। बात समझ आ गई? इंशाल्लाह ताला उम्मीद जैसे हम कर रहे हैं कि कल छुट्टी नहीं होगी, तो कल हम इन सारी बातों को बड़े बेहतर तरीके से कंक्लूड कर चुके होंगे। कल जब हम आएंगे तो हम इन्हीं का ही प्रैक्टिस सेशन कर रहे होंगे। मैंने कब कहा कि खत्म हो गई क्लास? नहीं, मैंने कहा जब कल आएंगे तो ऐसा भी होगा, हैं? चलो कोई बात नहीं, कल मुलाकात होगी, लेकिन कल का लेक्चर अब आपने मिस नहीं करना। कल हमने इन सारी बातों को अब उठाकर कंक्लूड करना है, यानी बिजनेस इनकम जितनी यहाँ तक पड़ी है अब हमारे ग्रिप में आनी शुरू हो जाएगी। अब हम सवालों पर आ जाएंगे और ये सारी प्रोविजन अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस हो रही होंगी। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।